हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% आने वाले प्रश्न सब है। तो यह सभी प्रश्न को आपको एग्जाम में अच्छा से लिखने के लिए आपको यहाँ से अच्छा से पढ़ना होगा। तो आप सभी बच्चे एकदम क्लास को देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छा समझ में आए और आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा से लिख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बच्चे बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप क्लास को देखकर अपनी क्लास 10th की तैयारी अच्छा से कर पाए। अगर आप भी चाहते हैं क्लास 10th का बिल्कुल ही फ्री PDF लेना, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कीजिएगा मैसेज, तो आपको सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक ये हम लोग किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें विद्युत उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें उतने ही समय तक चुंबकत्व का गुण होता है जितने समय तक उसके परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। मान लीजिए यह एक विद्युत चुंबक है, इसमें तभी तक चुंबकत्व का गुण होगा, यानी तभी तक इसमें चुंबक का गुण होगा जब तक हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, यहाँ से आपका चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। जब तक इसमें विद्युत है तब तक यह चुंबक है, विद्युत हटने ही यह आपका एक पदार्थ बन जाएगा, चुंबक हट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चुंबक का जो गुण है वह खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। वही आप यहाँ पे लिखा है, वैसा चुंबक जिसमें विद्युत उतने समय तक विद्यमान हो रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आप सभी देखिए यहाँ पे कि सूरज के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रकाश जो आता है सूर्य से, इसके हमें 2 घटक के नाम लिखने हैं, ठीक है ना, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा है सूरज के प्रकाश के 2 घटक के नाम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वह निम्न है। सूरज के 2 घटक के नाम निम्न है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पहला आपके यहाँ पे अवरक्त किरण, दूसरा आपके यहाँ पे पराबैंगनी किरण। यह दोनों किरण हमें दिखाई नहीं देती है। कौन कौन है? तो पहला है आपके यहाँ पे अवरक्त किरण, दूसरा आपके यहाँ पे पराबैंगनी किरण। यह दोनों हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद हो गया कि सूर्य के प्रकाश से 2 ऐसे घटक आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कौन कौन है? यहाँ पर आपके एक है आपका अवरक्त किरण, दूसरा आपके यहाँ पे पराबैंगनी किरण। चलिए समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर हो चुका है, चौथा देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे कि परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी यह हम लोग किसे कहते हैं? देखिए आप लोग इसका आंसर लिखा है यहाँ पे, वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर में वसा करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू, देखिए बोला गया है वैसन जीव जो अपना भोजन या अपनी रहन सहन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का बॉडी अपनाता है या बॉडी का आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं परजीवी। जैसे आप लोग कहते हैं जू समझते हैं ना आप लोग, यहाँ पे जू दिया है। जैसे जू करने का मतलब कि माथा में जो ढील होता है, आप लोग कहते हैं ना ढील है माथा में, वह होता है जू। वो आप लोग पता है कि वह परजीवी है क्योंकि वह हम लोग की बॉडी से खून लेता है, ठीक है ना, और खून पीकर वह जिंदा होता है। और उस रहता कहाँ पे है? वह रहता हम लोग के बालों में, यानी माथा में रहता है, ठीक है ना। तो यही इसी को हम कहते हैं परजीवी।
किसको बोलते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन आवास जैसी क्रिया के लिए अन्य जीवों के शरीर का या शरीर में वसा करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका जू है, अनेकों चीज़ें जो हम लोग के बॉडी में रहते हैं, हम लोगों से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया है? तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे यस लिख दीजिए लाइव चैट में, फटाफट आप लोग अपने अपने चैट में जो है यस सर बोल दीजिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है। बोला आप सभी क्या कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? पानी में रखा हुआ सिक्का जो हम लोग को ऊपर की तरफ उठा दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यहीं भी लिखा है इसका कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से दिखने पर हमें सिक्का हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो वह जो अभिलंब से दूर हटती है, यानी अभिलंब से जो है अलग भागने लगती है, और यह जो अलग भागते हैं इसी कारण से जो हमें पानी में जो सिक्का होता है हमको उठा हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, मान लीजिए जैसे आपका डोल है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक डोल बना दिया हम, ठीक है ना, डोल में यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ना दिखा बल्कि हमको दिखेगा हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, हमको यहाँ पे ना दिखकर हमको कहाँ दिखा? तो हमको दिखा हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर सिक्का है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आपके यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, बोला आप सभी क्या उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के नाम लिखें, 2 उत्सर्जित पदार्थों के नाम भी लिखना है। ये क्वेश्चन क्या आप सभी क्या, पहले तो हमें उत्सर्जन की परिभाषा देना है, फिर 2 जो है उत्सर्जन के नाम लिखना है, और फिर हमको 2 उत्सर्जित पदार्थों के भी नाम लिखना है जो हम लोग को बॉडी से बाहर निकलता है। चलिए इसका आंसर देखिए, आंसर आप सभी के यहाँ पे शरीर की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग के बॉडी में जितना भी जो है उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी जो भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है, उन सभी को जो है बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपके यहाँ पे उत्सर्जन। ठीक है, 2 उत्सर्जन के नाम देख लीजिए, एक आपका वृक्क, एक आपका फेफड़ा है, यह दोनों जो आपका उत्सर्जन है। यहाँ पे लिखा है 2 उत्सर्जित पदार्थ, एक आपका मल, एक आपका मूत्र, यह दोनों जो है इन दोनों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कौन कौन है? तो एक मल एक मूत्र को बाहर निकालते हैं, और कौन को निकाला? तो फेफड़ा और वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जित अंग है, और पदार्थ में कौन है? तो मल और मूत्र है। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन बोला आप सभी के यहाँ पे कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, और यह तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र की जो है समंजन क्षमता हम लोग किसे कहते हैं। इसका देखिए आंसर क्या लिखा है यहाँ पे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन उसके नज़दीकी और दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लिखा क्या आप सभी के यहाँ पे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीकी और दूर की वस्तु को देखने स्पष्ट देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी दूर वस्तु स्थित है और कोई नज़दीक है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ पे है, आपका आँख जो है वह आपका आँख जो आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ पे आँख है आपका? तो मान लीजिए आपका आँख जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, एक वस्तु यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ को भी देखने के लिए और यहाँ को भी देखने के लिए जो फोकस दूरी में होगा परिवर्तन उसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है ना, समझ गए? तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीकी और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे समंजन क्षमता। ठीक है ना, समझ में आया? तो एक बार आप लोग यस बोल दीजिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे यस बोलना है, क्या बोलना है? केवल और केवल यस बोल देना है। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का देखिए यहाँ पे बोला प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध जो हम लोग यह किसे कहते हैं, यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि प्रतिरोध हम लोग किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का यह समाधक ओम होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मान लीजिए कोई भी एक जो है यहाँ पे पदार्थ है जिससे आपका विद्युत धारा क्या होगा तो प्रवाहित होगा। इसको प्रवाहित ना करे, इसमें क्या हो तो अवरोध उत्पन्न कर दे। यानी मान लीजिए कि इसमें क्या होगा, बाधा उत्पन्न करने लगे। बाधा समझते हैं हम लोग, बाधा रुकावट उत्पन्न करता है। इसको क्या करते, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ से कोई धारा प्रवाहित होगा, इसको वह नहीं प्रभावित होने देगा, इसको क्या होगा वह प्रभावित होने नहीं देगा। इसमें क्या हो तो रुकावट उत्पन्न कर देगा। यानी आगे तुम मत जाओ, तुम जो है यहीं पे रह जाओ, ऐसा जो उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रतिरोध। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। आगे लिखा आप सभी क्या है कि प्रतिरोध का जो एस आई मात्रक वो आपका होता है ओम। क्या होता है तो ओम होता है। ओम को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ओम को ऐसे लिखते हैं, याद कीजिएगा। ओम का चिन्ह जो है क्या है तो ऐसे होता है आपका ओम का चिन्ह। ठीक है, आपका जो है ओम का चिन्ह है। देखिए आगे आपका लिखा है यहाँ पे कि प्रतिरोध चांदी का होता है। यहाँ पे आपको होना चाहिए कम, यहाँ पे क्या है तो कम प्रतिरोध जो है चांदी का होता है। इसीलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्या तो चांदी का जो है प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जिस कारण से चांदी जो आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी सबसे अच्छा चालक आपका जो है वह चांदी है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे बोला, आप सभी के यहाँ पे कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों को हमें जो है परिभाषित करना है। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें कम होगा उसे कहेंगे सघन माध्यम, और जिसमें अधिक होगा उसे हम कहेंगे विरल माध्यम। वही आपका लिखा है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है ना। क्या आप सभी का, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम कहेंगे सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या आप सभी का देखिए, यहाँ पे आपका विद्युत, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे है विद्युत विभव क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है तो विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, एक आपका यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। एक आपका था यहाँ पे विद्युत विभव और एक आपका यहाँ पे विद्युत विभवांतर। दोनों को हमें जो है परिभाषित करना है। देखिए आप लोग यहाँ पे आंसर में लिखा है क्या, पहला हम लोग कहेंगे यहाँ पे विद्युत विभव का। लिखा है क्या कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसका एएसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। क्या होता है तो एएसआई मात्रक जो वोल्ट होता है। और बोला गया कि आप सभी क्या कि इकाई धन आवेश को अनंत से, मान लीजिए अनंत से लाएं, कोई बिंदु निश्चित नहीं कहाँ से लाएं, लेकिन अनंत से लाएं कहाँ पे तो किसी एक बिंदु के पास, ये कहेगा आपका यहाँ पे विद्युत विभव। ठीक है ना। और इसका जो एएसआई मात्रक है वो क्या होता है तो होता है वोल्ट। इसी प्रकार आपका विभवांतर भी होता है सेम, बस थोड़ा सा अंतर से आप अच्छा समझिए। बोला आप सभी क्या है कि विद्युत इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी जो एएसआई मात्रक दोनों का जो है होता है वोल्ट। ठीक है ना। विभव बोले या विभवांतर बोले, दोनों का जो एएसआई मात्रक है दोनों क्या होता है समान होता है, वोल्ट ही होता है। फर्क बस इतना ही है कि अनंत से हम लाएंगे किसी एक बिंदु के पास तो ये कहेगा आपका विद्युत विभव, और एक बिंदु, ठीक है ना, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों के बीच जो काम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे विद्युत विभवांतर। समझ गए ना। विभवांतर यानी 2 बिंदुओं के बीच जो काम होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर, और जो अनंत से लेकर
एक बिंदु के बीच काम होगा उसे हम कहेंगे क्या, तो विभव। समझ में आ गया आप सभी को ना, एकदम आप लोगों को जो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए लिखा है कि आप सभी का यहाँ पे पहला था कि इकाई धनावेश को अनंत से लाएंगे एक बिंदु के पास, ये कहेगा आपका विद्युत विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाएंगे, ये कहेगा आपका यहाँ पे विद्युत विभवांतर। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी आप लोग जो यहाँ पे शेयर कीजिए। वीडियो को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को फटाफट आप लोग जो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय सभी बच्चे को, बेस्ट ऑफ लक।